नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। शुरू हो चुका है बेहद अलग अंदाज में फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर होगी जो अखबार की सुर्खियों में टॉप हेडलाइंस के तौर पर होती है। यानी कि आपको अगर इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो अखबार पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस बुलेटिन के जरिए आपको दिन भर में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें चल रही है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। दिल्ली में तो दीपिका आज बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा ही मौसम है। मतलब मार्च का महीना अपने साथ ही सुबह की ठंडक, दिन की गर्मी लेकर के आता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां बढ़ने लगती हैं अक्टूबर तक गर्मियां आप झेलनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गर्मी का मौसम होता भी बहुत जल्दी से और जाता भी नहीं है जल्दी। लेकिन गर्मियों के मौसम बढ़ने के साथ साथ जो आग की घटनाएं हैं वो भी बढ़ने लग जाती है। बंगाल की बात करें और राजस्थान की, कहां कहां पर आग लगी है और किस वजह से, देखिए इस रिपोर्ट में। आग के भयंकर तांडव की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हल्दिया की हैं, जहां फर्टिलाइजर फैक्ट्री में देर शाम आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं। आग की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास धुएं का गुबार फैल गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग को काबू करने में जुटी रहीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक आग को काबू किया। इस दौरान फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर राख हो गया। दूसरी तरफ जयपुर के सूरजपोल में अनाज मंडी में आग लग गई। आग मंडी में तेल के गोदाम में लगी। आग की खबर मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। अरे कौन सा वाली चीज अभी? तो बंगाल के हल्दिया और राजस्थान के जयपुर में आग ने तांडव मचा दिया और फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए इस आग को बुझाने में। इधर पसीने तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के भी छूट रहे हैं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में जो जितने भी आरोपी हैं, पीडीए ने सबकी जो अवैध संपत्ति उसका ब्यौरा निकाला, लिस्ट बनाई और उसके बाद एक एक करके उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन शूट आउट कांड में कनेक्शन सामने आने के बाद बाहुबली अतीक अहमद के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। माशूक उद्दीन उर्फ माशूक प्रधान बाहुबली अतीक अहमद का फाइनेंसर है और उमेश पाल शूट आउट कांड में माशूक उद्दीन ने शूटर्स को वारदात को अंजाम देने के लिए फाइनेंस मुहैया कराया था। माशूक उद्दीन के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई अहमदपुर असरौली गांव में की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के इस कार्रवाई में करोड़ों का 2 मंजिला आलिशान मकान बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 4 बुलडोजर की मदद से लगभग 3 घंटे में 300 वर्ग फीट में बने आलिशान घर को गिरा दिया गया। मकान में लगभग 30 से 40 टन सरिया का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, मकान के अंदर से शानदार फर्नीचर और तमाम अत्याधुनिक सामान बरामद किया गया। जेल में बंद माफिया मुख्तार के बेटे के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मऊ में अब्बास अंसारी की 2 मंजिला इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। इस दौरान 3 थानों की फोर्स के साथ एक कंपनी पीएससी की भी मौजूद रही। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपिका जिस तरीके से कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, कुछ वैसी तस्वीर अब नजर आ रही है। तो जितने भी अतीक अहमद के गुर्गे हैं ना, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। त्राहिमाम तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भी कर रहे हैं, क्योंकि सेना लगातार घाटी से आतंकवादियों का सफाया करने पर जुटी हुई है। और अब सेना के साथ साथ जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की आम जनता है, वो भी आतंकवादियों को हटाने के लिए उनके खिलाफ सामने खड़ी है। पुलवामा से एक खबर आपको दिखाते हैं। कैंडल मार्च की ये तस्वीरें पुलवामा के अवंतीपुरा की हैं, जहां शुक्रवार को 55वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान पवन कुमार की शहादत पर करीब 2500 लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उनकी शहादत को नमन किया। हम सब मिलकर उसके लिए श्रद्धांजलि करते हैं। उसकी उस शहादत को हम यहाँ पे मतलब उसके लिए हम सभी जमा हुए हैं। उसका हम धन्यवाद एक तरफ से करते हैं कि उन्होंने मस्जिद को भी बचाया और मिलिटेंट को भी टर्मिनेट कर दिया। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया था। अकाफ कमेटी के सदस्य भी मार्च में शामिल थे। दरअसल दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। आतंकी एक मस्जिद में छिपे हुए थे। मुठभेड़ के दौरान सेना के जवान पवन कुमार ने मस्जिद के साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा और आतंकियों को ढेर किया। इस दौरान वो खुद शहीद हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलवामा में जवान की शहादत पर कैंडल मार्च निकाला गया। सेना के अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट भी इसे कश्मीर में बड़ा परिवर्तन बता रहे हैं। इससे पहले आतंकियों के समर्थन में कैंडल मार्च और जुलूस यहाँ निकलते थे।
तो वो दिन दूर नहीं है जब घाटी से पूरी तरीके से आतंकवादियों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाम एक साथ आ रही है आतंक के खिलाफ, उससे तो हालात यही बनते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि 80 के दशक में हुआ था पंजाब से आतंकवादियों का सफाया। लेकिन पंजाब में खालिस्तानी समर्थक एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं और दिक्कत ये है कि विधानसभा में गूंज तो ये उठी रही है, लेकिन पंजाब सरकार पर खालिस्तानियों के आगे सरेंडर कर देने का आरोप लग रहा है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमृतसर में होने जा रहे G20 सम्मेलन से पहले सुरक्षा केंद्रीय बलों के हाथों में होगी। केंद्रीय बलों की 50 टुकड़ियां पंजाब भेजी जा रही हैं। 6 मार्च से 17 मार्च तक सिक्योरिटी के बंदोबस्त केंद्रीय बल ही करेंगे। विपक्ष अब भगवंत मान सरकार पर फेल होने के आरोप लगा रहा है। अजनाला में खालिस्तान समर्थकों के बवाल का जिक्र कर कह रहा है कि कानून व्यवस्था बची ही नहीं है। अजनाले दे अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम होंदा है और पुलिस गोडे टेक दिंदी है और पुलिस नूं कुट पै जांदी है, और अज इन्ने दिन हो गए हुण तक कोई FIR इन्हां वल्लों दर्ज नहीं की गई। इहदे तो ही पता चलता है कि ये सरकार जिहड़ी है ये पूरी तरह नाल फेल हो चुकी है। अमृतसर के अजनाला में 23 फरवरी को हुए बवाल के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब एक बार फिर वारिस पंजाब के संगठन के चीफ अमृतपाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया है। इधर कहती है कि मुख्य मंत्री मिले ने बीते कल काफ़ी मामला वेख्या गया, 4-5 कांदरे होए कि नाले वेखे जो घटना हुई उसनूं लैके एजेंसियां केंद्र ते पंजाब दी सूबे दे इकट्ठी होईयां ने। चंगी गल उन्होंने इकट्ठे होना चाहिए। मैनूं लगदा पंजाब दे विच जे इकट्ठे होकर नशा खत्म कर देण ते चंगी गल है। तमाम सवालों के जवाब में पंजाब की भगवंत मान सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि वो केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही हैं और मान सरकार विपक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि पंजाब के हालात कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर बिगाड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी पार्टी ने थोड़ा ना खराब करा है। ये तो हालात बेसिकली जो आज के बन चुके हैं सरकमस्टांस। बाद में शहर के नाम बदले जाने को लेकर के उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले, और देश में क्या कुछ होने वाला है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से कर्नाटक चुनाव का कैंपेन शुरू करेंगे। आज दिल्ली के सीएम की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सभा होगी। माना जा रहा है कि आज की सभा में केजरीवाल कर्नाटक चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से घोषणाएं कर सकते हैं। केजरीवाल गुजरात और गोवा चुनाव की तरह कर्नाटक में भी फ्री बिजली का वायदा दोहरा सकते हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान हो चुका है, आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को ये बात गवारा नहीं। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के खिलाफ ओवैसी की पार्टी आज से विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि शहर का नाम किसी भी कीमत पर नहीं बदलने देंगे। इम्तियाज अली का कहना है कि सरकार ने जबरदस्ती की तो अंजाम भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक को 4 गोलियां मारी गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। पूरी घटना रामपुर मणिहरन थाना इलाके की है। युवक की हत्या की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन दिया। इधर परिजनों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुंछ में सुरक्षा बलों ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। एक घर के रेड के दौरान सुरक्षा बलों को 7 किलो हेरोइन मिली, जिसकी बाजार में कीमत 15 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा छापेमारी में 2 करोड़ कैश और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। माना जा रहा है कि ड्रग्स की सप्लाई पंजाब में हो रही थी और ड्रग्स POK से भेजे गए थे। केरल के कोची में SFI के करीब 35 कार्यकर्ताओं ने एक न्यूज चैनल के ऑफिस में बवाल किया। SFI ने आरोप लगाया कि न्यूज चैनल उनके खिलाफ गलत खबरें चला रहा है। इस दौरान न्यूज चैनल के ऑफिस में जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी हुई। इस मामले में कांग्रेस ने SFI के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। दरअसल चैनल ने एक खबर दिखाई थी जिसमें राजनीतिक हिंसा में SFI के लिंक की बात कही गई थी। दिल्ली के मौसम में आज दीपिका बारिश के आसार है क्योंकि इतनी तेज हवा है और देखना होगा कि जैसे से दिन चढ़ता है वैसे मौसम में क्या तब्दीली आती है। बिल्कुल, अगर पुंछ की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बलों ने नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पैसे तो बरामद किए, साथ ही बड़ी मात्रा में ड्रग्स की भी बरामदगी हुई है। इधर दिल्ली में भी पुलिस ने साइको फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें वो लोग जो आरोपी हैं वो जो बड़ी हस्तियां हैं उनके क्रेडिट डिटेल का इस्तेमाल कर रहे थे और बैंक्स को चूना लगा रहे थे। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी नामी गिरामी सेलिब्रिटीज की क्रेडिट डिटेल का इस्तेमाल कर बैंक और क्रेडिट कार्ड से लोन लेते थे। गैंग के सदस्य पहले सेलिब्रिटी का GST सर्च करते थे,
उसके जरिए फर्जी पैन और आधार कार्ड बना लेते थे और फिर लोन अप्लाई कर बैंकों को चूना लगाते थे। बाकायदा पैन कार्ड बनवाते थे, उसके बाद आधार कार्ड बनवाते थे और उसके बाद लोन अप्लाई करते थे। पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि अब तक करीब 90 से ज्यादा सेलिब्रिटीज के नाम का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उनके नाम के जरिए ये बाकायदा इस तरीके से दस्तावेज बनाते थे और उसके बाद ऐप के जरिए ये लोन उठाया करते थे। पुलिस को वन कार्ड कंपनी से इस जालसाजी का पता लगा, जिसके बाद शाहदरा पुलिस ने गैंग का पता लगाया। आरोपी करीब 90 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके थे। जहाँ ये एड्रेस देते थे वहीं का ही होता था और कंपनी देखती थी कि और ये आधार और पैन दिखाते थे। इस तरीके से कंपनी वर्चुअल कार्ड पे या जो कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, उस पे लोन मुहैया करवा देती थी और फिर उसको ये फटाफट से साइफन ऑफ कर लेते थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड विश्वकर्मा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शातिर जालसाज सचिन तेंदुलकर, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, अनुष्का शर्मा, सुष्मिता सेन और महेंद्र सिंह धोनी जैसी हस्तियों का क्रेडिट स्कोर इस्तेमाल कर फ्रॉड कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। दीपिका, अभी तक राजस्थान में ना हम सुनते थे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, गहलोत खेमा, सचिन पायलट खेमा, लेकिन अब परेशानी बीजेपी के लिए भी उठती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि वसुंधरा राजे एक तरफ चुनाव को लेकर के देखिए एक्टिव हो चुकी है, शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी युवा मोर्चा की सरकार के खिलाफ यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की टेंशन ये बढ़ चुकी है कि वो वसुंधरा राजे के साथ जाएं या फिर कहीं और। राजस्थान बीजेपी के लिए 4 मार्च यानी आज का दिन टेंशन भरा होने वाला है। दरअसल आज बीजेपी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसे लेकर नेता और कार्यकर्ता पशुपेश में हैं। चूरू के सालासर में एक तरफ वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवा मोर्चा सरकार की घेराबंदी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। वैसे तो 8 मार्च को जन्मदिन उनका आता है, परंतु क्योंकि 8 मार्च को धुलंडी है, होली है, इसलिए इसको प्रीपोन करके 4 मार्च को उनका हम वहाँ पे जन्मदिन मनाएंगे। पहले उनकी वो पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना के बाद जो भी कार्यकर्ता पूरे राजस्थान प्रदेश से कार्यकर्ता आएंगे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और उनके जन्मदिन को लेकर के तो हमेशा ही कार्यकर्ताओं में भी जोश रहता है, आम जन में भी जोश रहता है। हालांकि नेता कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो राजस्थान के चुनाव बेहद नजदीक आ रहे हैं और लंबे समय से शांत बैठी वसुंधरा राजे अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है ताकि सीएम पद को लेकर के दावेदारी पेश कर सके। वैसे जब सीएम पद के बाद अगर हम पीएम पद की मौन दावेदारी की बात करें तो याद आते हैं राहुल गांधी, जो आजकल चर्चा में। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती पर देश की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां चीन को सद्भाव वाला देश बता दिया। इसके अलावा भी काफी कुछ कहा। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयानों पर करारा पलटवार किया है। शर्मा ने ट्वीट के जरिए राहुल के एक बयान का सिलसिलेवार जवाब दिया। राहुल गांधी ने हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। क्या ये आतंकवादियों के साथ कांग्रेस की समझ का हिस्सा है? हिमंता ने सवाल किया कि राहुल कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों ने उन्हें देखा, लेकिन उन्हें पता था कि वो उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? भारतीय लोकतंत्र पर हमले के आरोपों पर हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार की सुरक्षा में ही 4000 किलोमीटर की यात्रा बिना किसी घटना के पूरी की। क्या उन्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि कांग्रेस शासन में बीजेपी नेताओं की यात्राओं को कैसे रोका जाता था? कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। It's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architect. वैसे राहुल गांधी पहले भी चीन की कई बार तारीफ कर चुके हैं और हर बार उनकी ऐसे ही किरकिरी होती है, उन पर सवाल खड़े होते हैं। आपको याद होगा एक बार राजदूत से वो गुपचुप तरीके से मिल करके भी आए थे, उस वक्त भी उन पर सवाल खड़े हुए थे। और इधर बात करें संजय राउत की, जो कि बवाली बयान देने के लिए मशहूर है। उन्होंने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। दरअसल इस बार संजय राउत ने चुनाव आयोग को गाली दी है और साथ ही शिंदे गुट को भी गद्दार कह दिया। जनाधार छिन गया, नेता साथ छोड़ गए, पार्टी का नाम छिना और धनुष बाण भी छिन गया। कुछ नहीं छिना,
तो वो है अमर्यादित बयानबाजी। उद्धव अपने बेटे आदित्य के साथ अकेले रह गए, लेकिन साथ में अब भी बड़बोले राउत बचे हैं। अब तक नेताओं को गाली देते थे, अब सीधे चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। सांगली के एक कार्यक्रम में संजय राउत भाषा की मर्यादा एक बार फिर भूल गए। आणि तुम्ही त्यांना निवडून दिलं, ते 50-50 कोटी घेऊन पळून गेले आणि निवडणूक आयोग सांगतो आहे शिवसेना त्यांची तुझ्या बापाची आहे। शिंदे शिवसेना के वारिस घोषित हो चुके हैं, प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन संजय राउत उन्हें गद्दार बता रहे हैं, विश्वासघाती बता रहे हैं। तुम्ही दीवार सिनेमा पाहिला असेल, अमिताभ बच्चनच्या इथे मेरा बाप चोर है, तसं आता यांची 40 चोर जे आहेत त्यांची पोरं बाळ बायका बहिणी भाऊ, त्यांच्या कपाळावर माझा भाऊ गद्दार आहे, माझा बाप गद्दार आहे। और आज से मुंबई में शुरू हो रहा है महिला क्रिकेट का महाकुंभ, जिसमें विमेंस आईपीएल की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर की जो महिलाएं हैं वो भी एक ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आने वाली है, जूझने वाली दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा इंदौर टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर भी जमकर बौछार हो रही है। और क्या कुछ है स्पोर्ट्स जगत में हलचल, आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट के हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट में। आज से महिला आईपीएल की शुरुआत हो रही है। आईपीएल की ट्रॉफी के लिए देश और दुनिया की 87 महिला खिलाड़ी जूझती नजर आएंगी। महिला आईपीएल में फिलहाल 5 टीमें ही शामिल की गई हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात जायंट्स की टीम का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, जिसकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथ में है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले पुणे और मुंबई में खेले जाएंगे। महिला आईपीएल में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। मंधाना को ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का कप्तान भी बनाया गया है। आईपीएल में खेलने के लिए जेमिना रोड्रिग्स को भारत के लिए क्रिकेट खेलने से मिलने वाली रकम से 22 गुना ज्यादा रकम आईपीएल खेलने के लिए मिलेगी। ऋचा घोष को मिलने वाली रकम भारत के लिए खेलने वाली रकम से 19 गुना ज्यादा है। इंदौर टेस्ट में तीसरे दिन के पहले ही सत्र में मिली हार के बाद टीम इंडिया की जमकर फजीहत हो रही है। सुनील गावस्कर ने हार के लिए बल्लेबाजों को दोषी ठहराया है। गावस्कर ने कहा है कि बल्लेबाजों के दिमाग में इंदौर की पिच हावी रही। गावस्कर ने कहा है कि तीनों टेस्ट में बल्लेबाजी फेल रही है और रोहित शर्मा के एक शतक को छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। गावस्कर ने यह भी कहा कि जब बल्ले से रन नहीं निकलते तब बल्लेबाज पर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन की शुरुआत में ही खत्म होने के बाद स्टेडियम की पिच को बेहद खराब रेटिंग दी गई है। आईसीसी की पिच मॉनिटरिंग कमेटी ने इंदौर के मैदान की पिच को पुअर करार दिया है। इसके साथ ही होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपनी रिपोर्ट आईसीसी को भेजी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब बीसीसीआई के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 44 दिन का वक्त है। इंदौर टेस्ट की दूसरी पारी में 8 भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लायन एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज बन गए हैं। एशिया में लायन ने 27 मैच में 137 विकेट चटकाए हैं और वे शेन वॉर्न से 10 विकेट ज्यादा ले चुके हैं। फिलहाल नेथन लायन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 479 विकेट हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए शेन वॉर्न और ग्लेन मैग्रा के बाद विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। 5 दिन के मैच में तीसरे दिन की शुरुआत में ही मैच हार जाना, तीनों मैच में बल्लेबाजों का फ्लॉप होना, सवाल तो उठेंगे ही और बवाल होना भी लाजमी है। और बवाल तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी हुआ है, जहां पर एक राजनीतिक दल ने मंदिर में झंडा लगाया और जैसे ही उस झंडे को निकलवा दिया गया, उतरवा दिया गया, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्या हालात वहां पर बने, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बवाल हो गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। हमले में एसपी घायल हुए, एएसपी घायल हुई और 14 अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। विवाद एक मंदिर से पार्टी का झंडा हटाने को लेकर है। भोरमदेव थाना इलाके के गांव में मंदिर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा लगा दिया गया। गांव वालों ने झंडा हटा दिया, लेकिन गुंडों की पार्टी को ये गवारा नहीं गुजरा। पहले हरमो गांव के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, फिर ग्रामीणों पर पत्थर बरसाए गए और जब मामले को शांत कराने पुलिस पहुंची तो उन पर भी अटैक कर दिया गया।
हालांकि पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को बचाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस जगह पर सभी लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया, परंतु इनके द्वारा न रुकते हुए पुलिस के ऊपर ही अंधाधुंध पथराव में प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े जो लाठी डंडे लेकर के आए हुए थे, उस लाठी डंडे के साथ में पुलिस के ऊपर प्रहार किया गया। तो घायल पुलिस वालों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो श्वेता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो गुंडों की तरह व्यवहार किया है, इस तरीके से पत्थरबाजी की है, उल्टा पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा और उसके बाद लाठीचार्ज तो होनी ही थी। वैसे आज बवाल तो दिल्ली में भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन इधर एक और चीज को लेकर बवाल हो गया। दरअसल स्कूली बच्चे जो है वो मनीष सिसोदिया के समर्थन में पेंटिंग्स बना रहे हैं और उनके परिजन ये कह रहे हैं कि जबरन दबाव डाल के स्कूल प्रबंधन बच्चों से पेंटिंग बनवा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में खबर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद निचली अदालत में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि आज सिसोदिया की 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में सीबीआई बताएगी कि अब तक की पूछताछ में उन्हें क्या सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आज सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें जमानत के लिए पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं स्कूली बच्चों के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। एनसीपीसीआर ने इस मामले में मुख्य सचिव को नोटिस थमाया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। कोई भी पेरेंट्स जो है ना और कोई भी बच्चा जो है ना उनके पक्ष में खड़ा नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री तो थे, लेकिन उससे बड़े जो अभी वो पकड़े गए हैं वो शराब मंत्री के तौर पे पकड़े गए हैं। वो शराब में जो धांधली किए हैं, जिस तरह से बच्चों के पेरेंट्स को जो है वो शराब पिला पिला करके सड़क पे सुलाने का काम किया है, कोई भी बच्चा उनसे खुश नहीं है और हर बच्चा चाहता है कि वो जेल में ही रहे। तो कोई ये भी पता नहीं है कि वो शराब मंत्री है कौन। अभी उसको ये छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता है कि कौन शिक्षा मंत्री है, कौन कानून मंत्री है। अभी उन बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से ये आम आदमी पार्टी वालों ने अपना एक झुंड बना रखा होगा, जो अच्छे लेवल के बच्चों को या सरकारी स्कूल के या कोई भी और स्कूल के बच्चों को एक झुंड बना के मेरे पक्ष में वोट डलवाने के लिए। पर क्या है, जो टीचर कह देते हैं ऊपर तो टीचरों को ऊपर दबाव है कि भाई साहब आप ऐसा करवाओ, बच्चों को ऐसा कहलवाओ, तो वो कह रहे हैं बच्चे, जो ऊपर से उन्होंने दबाव डलवाया है, बदबू हो रही है। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ग्रीस की, जहां पर आम लोगों ने प्रदर्शन किया है। ट्रेन हादसे के बाद लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। इधर न्यूयॉर्क में भी एक बड़ी बिल्डिंग में आग ने कैसे तांडव मचाया और क्या कुछ दुनिया में हुआ है वो आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। भीषण आग की ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क से आई है। आग एक बिल्डिंग में लगी जिसकी तेज लपटें आसमान छूने पर आमादा थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गईं, लेकिन आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के अंदर एक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से मलबे में दबकर एक फायर फाइटर की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प का ये वीडियो ग्रीस से आया है। लोगों का ये गुस्सा लारिसा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर बढ़ा है। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। रेल कर्मचारी भी सड़क पर उतरे और हेलेनिक ट्रेन कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद की। बता दें कि ट्रेन हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस की सेना दमदार मिलिट्री प्रैक्टिस में जुटी हुई है, जिसमें आसमान से लेकर जमीन तक फ्रांसीसी सेना जोरदार अभ्यास कर रही है। ओरियन 23 नाम से फ्रांस के ये जवान ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि जहाज से ये सभी पैराट्रूपर छलांग लगाते हैं और जमीन पर लैंड करने के साथ ही डेमो टारगेट को निशाना बनाते हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास किया।
कोबरा गोल्ड नाम से तीनों देशों की नौसेना इसमें हिस्सा ले रही है। तीनों देशों के नौसेना के जवानों ने कम उड़ान वाले फाइटर जेट से एक तट पर हमला किया। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 3000 और थाईलैंड के 3000 जवान शामिल हैं। रूस के पर्म रीजन में इन दिनों स्नो किटिंग प्रतियोगिता की धूम मची हुई है, जिसमें काफी तादाद में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखने में ये गेम जितना आसान लग रहा है, उतना ही खिलाड़ियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस खेल में हवा के साथ प्रतियोगिता में दौड़ लगानी होती है, जिसमें संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। इधर पंचकुला की बात करें तो हमलावर हुई मधुमक्खियां को जिस तरीके से वो हमलावर हो गई हैं, उसके बाद आरोप लगा है सरकार पर। चलिए आपको भी ये दिखा देते हैं कि मधुमक्खियों ने किसे काटा और उसके बाद क्यों जमकर बवाल हो गया इस पूरे मामले को लेकर के इस शॉर्ट रिपोर्ट में। कोई मुंह छिपाने को मजबूर है तो कोई जमीन पर लेटा है, कोई जान बचाकर भाग रहा है। धरने पर बैठे सरपंचों पर मधुमक्खियों ने ऐसा हमला बोला कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें चंडीगढ़ के पंचकुला हाउसिंग बोर्ड के बाहर की हैं, जहां सरपंच कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और धरना खत्म करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मधुमक्खियों के हमले ने उन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से घायल कई सरपंचों को उठाकर एम्बुलेंस पर ले जाना पड़ा। मधुमक्खियों ने हमारा काट लिया, ये किसकी शरारत है? देखो ये तो कुदरत का करिश्मा है, लेकिन फिर भी सरकार चाह तो सकती है ना, प्रशासन उसका प्रबंध कर सकता है। लोग हमारे 50-100 आदमी को काट लिया, लेकिन अपने अपने इलाज प्राइवेट करवा रहे हैं, सरकार ने कोई सुविधा दी ही नहीं है। हमें भी लगता है एक सरकार की सोची साजिश शामिल है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पेड़ों पे माल लगे हुए हैं। ये सरकार के नुमाइंदे उनके आके डली मार के भाग जाते हैं कि सरपंच यहाँ से उठ के चले जाए, जैसे कल हुआ था। प्रदर्शनकारी सरपंचों ने मधुमक्खियों के हमले को सरकार और प्रशासन की साजिश करार दिया। आरोप है कि सरकार के नुमाइंदे मधुमक्खियों के छत्तों पर पत्थर मारकर चले जाते हैं। करीब 50 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है। वैसे दीपिका, हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बवाली बयान देते हैं, जैसे हर दफ्तर में भी लोग होते हैं ना बवाली बातें करने वाले। अब देखिए बीजेपी में गिरिराज सिंह है, एक बार फिर से बवाली बयान उन्होंने दिया है छिंदवाड़ा में, जहां शिव बारात का जिक्र करके उन्होंने फिर से माहौल गरमाने की कोशिश की। तो गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया है कि हम ताजिया पर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान चांद में उन्होंने आक्रामक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिव बारात लाल गाँव में नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। शिव बारात को कोई मुझे बताए अगर यहाँ नहीं होगा, लाल गांव में नहीं निकलेगा, तो क्या पाकिस्तान के किसी गांव में निकलेगा? हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारा तजिया जा रहा है, हमारे मंदिरों में आरती हो रहा है, लेकिन बहुत हो गई, अब नहीं। बोलिए जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हमने ताजिया को स्वीकार किया है, कभी ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका, कभी नहीं कहा कि ताजिया मत निकालो क्योंकि मंदिर में आरती हो रही है, तो फिर शिव बारात और रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी क्यों? हमने आज तक किसी मुसलमान के तजिया पर पूरे देश में किसी ने पत्थर नहीं फेंका। अगर पत्थर फेंका हो तो अभी गिरिराज के ऊपर पत्थर फेंको। मेरे रामनवमी के जुलूस पर कहीं पत्थर, कहीं ढेले, कहीं तलवार, कहीं गोलियां चला रहे हो। दरअसल बीते दिनों शिवरात्रि के दिन लाल गांव में शिव बारात के दौरान तनाव फैला था। 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ था, जिस पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं। तो कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रही है। बेंगलुरु की बात करें तो उसे सेफ सिटी बनाने की बात अब कही जा रही है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है कि खबर मिलने पर जल्द से जल्द जो मदद है वो मुहैया कराई जा सके। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बेंगलुरु का दौरा किया। बीदर में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और जेडीएस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस वंशवादी दल हैं और दोनों दल भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बेंगलुरु में टाउन हॉल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने
सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अमित शाह ने इस मौके पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ 112 आपातकालीन सेवा वाहनों के नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु को टैक्स सिटी कहते हैं, तो यहां पर क्रिमिनल भी टैक्स से भी होते हैं। और बेंगलुरु पुलिस को अगर इससे 2 कदम आगे रहना है तो उनके पास कोई चारा नहीं है। उनके साथ उत्तम से उत्तम साधन उपलब्ध होने चाहिए, अच्छे से अच्छे एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर होने चाहिए और एक संवेदनशील मैन पावर का फोर्स होना चाहिए। बेंगलुरु दौरे के दौरान अमित शाह ने चिन्नव केशव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और बहुत जरूरी है दीपिका कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि अगर लोग सुरक्षित होंगे तभी तो वो देश की तरक्की के लिए काम कर पाएंगे। और बिल्कुल बात करें यूक्रेन की, तो वहाँ पर कई ऐसे शहर हैं जो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रूस का कोई भी भरोसा नहीं है कि कहाँ पर, किस शहर पर, किस तरफ से मिसाइल गिर जाए। आपको दिखाते हैं वॉर जोन से 2 मिनट में खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की जनता से ज़ेपोरिज़िया मिसाइल हमले का बदला लेने का वादा किया। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना रूसी आर्मी को इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर मिसाइल से अटैक किया था, जिसमें एक 5 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया गया था। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन की आर्मी ने खार्किव में रूस की सेना पर जोरदार हमला किया। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने रूसी मोटार यूनिट को मार गिराया। इस हमले में रूस के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 जवान घायल हो गए। यूक्रेनी सेना ने इस ऑपरेशन को उस वक्त अंजाम दिया जब रशियन आर्मी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी कर रही थी। यूक्रेन के हवाई टोही यूनिट को खार्किव में 30 रूसी जवानों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। दिल्ली का रायसीना डायलॉग से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बड़ा हमला किया है। Nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate, but you should have known, preparing for this topic at this meeting, that in September last year, Zelensky signed a decree making it a criminal offense to negotiate with Russia. अमेरिका ने भी दिल्ली से चीन को कड़ा संदेश दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग को क्लियर वार्निंग देते हुए कहा कि अगर चीन ने रूस को हथियारों की सप्लाई की तो इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों पर काफी असर पड़ेगा। ब्लिंकन ने यह बयान मीडिया से बातचीत में दिया। ये सभी लोग बखमुट के शरणार्थी हैं, जिन्होंने रूस के कब्जे वाले इलाके में शरण ली है। बखमुट और आसपास के इलाकों में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, जिसमें लोगों ने जान बचाने के लिए डोनेस्क में उस इलाके में शरण ली है जहां पर रूस का कंट्रोल है। कुछ लोगों ने एक स्कूल में भी शेल्टर ली है, तो कुछ लोगों ने एक चर्च में रहने का ठिकाना बनाया। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें भी युद्ध खत्म करने पर एक राय नहीं बन पाई। और एक राय होली खेलने को भी लेकर भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि राजस्थान में जो एक सरकारी फरमान आया उसके बाद बवाल हो रहा है, और वही BHU में भी VC की तरफ से जो फरमान आया उसमें कहा गया है कि होली नहीं खेलनी है, जिसको लेकर वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। होली का रंग, होली की उमंग BHU में चरम पर है। छात्राएं होली के रंगों से नहाई हुई हैं, संगीत बज रहा है और कदम थिरक रहे हैं, रंग गुलाल उड़ रहा है। छात्र भी रंगों में नहाए हुए हैं। कहीं अबीर गुलाल की होली खेली जा रही है, तो कहीं डीजे का बंदोबस्त किया गया है। ये विरोध वाली होली है। ये उस फरमान का विरोध है जिसमें यूनिवर्सिटी ने कैंपस में होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐलान किया है कि जिसने भी BHU कैंपस में होली खेली उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, और छात्रों ने भी कह दिया है कि होली तो खेली ही जाएगी, रोक सको तो रोक लो। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद एक तो नोटिस है, और सर्वप्रथम सभी छात्र इस नोटिस को एक तरह से दरकिनार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। पहली बात कि इस विश्वविद्यालय में यह एक हिंदू विश्वविद्यालय है। एक हिंदू विश्वविद्यालय में आप छात्रों को होली मनाने से नहीं रोक सकते हैं। BHU के VC ने होली न खेलने का फरमान दिया तो विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। VC को जिहादी मानसिकता का शिकार बता दिया। होली पर पाबंदियां राजस्थान में भी लगाई गई, जिस पर बवाल हो रहा है। बाड़मेर और जोधपुर में होली पर धारा 144 लगा दी गई है, यानी एक साथ 4 लोग मिलकर होली नहीं खेल सकते, और इस सरकारी फरमान के खिलाफ
हल्ला जयपुर विधानसभा में हो रहा है। इन्होंने बाड़मेर में 2 मार्च के रात्रि 12 बजे से 12 मार्च के रात्रि 12 बजे तक धारा 144 लगाई है। होली पर धारा 144 लगाना ये बाड़मेर जिला कलेक्टर का एक कृत्य है। होली का त्योहार जिसके अंदर रंग भरी का त्योहार है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है। तो प्रबंधन के इस फैसले का विरोध जो बीएचयू के स्टूडेंट है वो कर रहे हैं और होली खेल करके जानबूझ करके वीसी को एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। और अगर बात होली की हो ही गई है तो देखिए ब्रिज की होली के बिना तो ये बात अधूरी है, क्योंकि ब्रिज में होली का खुमार वहां पर छाया हुआ है। बाकी बिहारी मंदिर हो या फिर द्वारकाधीश, हर तरफ होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए। पीला, नीला, हरा, लाल, वृंदावन में उड़ रहा है अबीर गुलाल। राधा रानी का जयकारा है, बांके बिहारी की जय बोल रहे हैं और कान्हा के भक्त होली की मस्ती में चूर दिख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में फूलों की बरसात हो रही है। अबीर गुलाल लगातार उड़ाया जा रहा है। हर कोई गुलाल और अबीर में नहाया हुआ नजर आ रहा है। हर कोई बिहारी जी की एक झलक पाना चाहता है। बिहारी जी को अपने हाथों से रंग लगाना चाहता है। ये भक्ति के रंग हैं, ये होली की उमंग है, ये शक्ति के रंग हैं, ये ब्रिज की होली है, ये जग से निराली होली है। रंग भरनी एकादशी के दिन कान्हा संग होली खेलने भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा भक्त बांके बिहारी संग होली खेलने पहुंचे। कान्हा को 5 रंगों से होली खिलाई गई। बांके बिहारी को 5 रंग का गुलाल लगाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। और एक तस्वीर सुबह सुबह वायरल हो रही है। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल के दर्शन करने के लिए गए हैं। बिल्कुल, और आरती के दौरान वो गेट के पास ही बैठे हुए नजर आए। वो तस्वीर भी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई बार दोनों एक साथ मंदिर में जाते हुए नजर आए हैं, भगवान के दर्शन करते हुए। बाबा महाकाल का फिलहाल आशीर्वाद लेकर के पूजा अर्चना की, आरती में शामिल होकर के महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरती के दौरान गेट के पास विराट और अनुष्का बैठे रहे। महाकाल की भस्म आरती जो सुबह होती है तड़के, उसमें भी शामिल होता हुआ ये स्टार कपल नजर आया और गेट के पास बैठ करके उन्होंने पूरी भस्म आरती भी देखी। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए ये दोनों आज सुबह पहुंचे हैं और आज सुबह के बाद ये तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हैं।